तकरीबन 10 बजे के करीब हमने दोबारा तहखाने में उतरने का फैसला कर लिया। इससे पहले ऊपर जाकर खंडरों के शहर का जायजा लिया। रात के वक्त खंडरों का वो शहर बहुत ही पुरस्कार किस्म का मंजर पेश कर रहा था। बिखरी हुई रोशनियां नजर आ रही थी। उन रोशनियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहाँ एक छोटा सा बिजली घर जरूर बनाया गया होगा। मैंने कमरे में जलती हुई मशाल उठा ली। सीता ने एहतियातन टार्च भी ले ली थी। सीढ़ियों वाले कमरे में एक बार फिर रेत साफ करनी पड़ी, लेकिन इस मर्तबा फर्श का वो पत्थर निकालने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। शक होने वाली दीवार से अंदर दाखिल होने के बाद मैंने अंदर लगा हुआ कुंडा खींचकर रास्ता बंद कर दिया। सुबह हमसे हमाकत हो गई थी, लेकिन इस वक्त मैं इस रास्ते को खुला नहीं छोड़ना चाहता था। तहखाने से उतरकर हम सीधे उस रूम की तरफ ही आए थे। मैंने जाड़ियां एक तरफ हटा दी। सीता ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मेरे साथ चिपक कर चलने लगी। 20 गज आगे हम बाईं तरफ मुड़ गए। मकड़ियों के जाले तने हुए थे, जिनकी वजह से हमें चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। सीता ने ये अक्लमंदी की थी कि एक लंबी सी लकड़ी उठा ली थी, जिससे वो जाले साफ करती जा रही थी। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद हम रुक गए। उस जगह सुरंग अंग्रेजी की हर्फ वाई की तरह आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। इस तरफ चलो, पहले इधर देखते हैं। सीता ने बाईं तरफ इशारा किया। ऐसा क्यों ना करें कि तुम उस तरफ चली जाओ और मैं दूसरी तरफ। ना बाबा, सीता ने जल्दी से मेरी बात काट दी। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तो फिर चलो इस तरफ चलते हैं। मैंने सीता की बताई हुई समत में इशारा किया। हम बाईं तरफ वाली सुरंग में दाखिल हो गए। किसी कदर घुटन का एहसास हो रहा था। गर्मी थी जिससे हमारे कपड़े भी पसीने में तर हो रहे थे। सीता ने चादर उतार कर पटके की तरह कमर से बांध ली थी, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे घुटन कम हो रही थी और किसी तरफ से ताज़ा हवा की आमद का एहसास भी हो रहा था। उस सिंगम से रवाना होकर तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद हमें रुक जाना पड़ा। आगे सुरंग बंद हो गई थी और एक दीवार के साथ ऊपर जाने के लिए चंद सीढ़ियां नजर आ रही थी। ईंटों की ये सीढ़ियां अगरचे टूट फूट चुकी थी, लेकिन इस्तेमाल के काबिल थी। ताज़ा हवा यहीं कहीं से आ रही थी। मैं मशाल की रोशनी में सुरंग की छत और दीवारों का जायजा लेने लगा। एक जगह मशाल का शोला हरकत करने लगा। मैं मशाल को दोबारा उसी जगह ले आया। छत के करीब दीवार में गालिबन कोई छोटा सा सुराख था, जिससे आने वाली ताज़ा हवा मशाल के शोले को मुतहर्रिक किए हुए थी। मैंने हाथ उस जगह पर रखा तो पता चल गया कि यहाँ पर वाकई कोई सुराख मौजूद है, जिससे हवा अंदर आ रही थी। मैं अगर चाहता तो कोई ईंट उखाड़ कर उस सुराख को बड़ा कर सकता था, लेकिन ये हमाकत होती। कुछ अंदाजा नहीं था कि हम खंडरों वाली आबादी के हिस्से में थे। अगर बाहर से रोशनी को देख लिया गया तो हमारे लिए सूरत हाल खतरनाक हो सकती थी। यहाँ सुरंग खत्म हो रही थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई न कोई खुफिया रास्ता जरूर होना चाहिए। मैं मशाल की रोशनी में फर्श और दीवारों का जायजा लेने लगा। सीता भी टार्च की रोशनी में ऐसी ही कोई चीज तलाश कर रही थी। ये देखो। सीता की आवाज सुनकर मैं तेजी से उसकी तरफ मतवज्जे हो गया। वो बाईं तरफ की दीवार से एक उखड़ी हुई ईंट निकाल रही थी। मैंने मशाल एक तरफ रख दी और दोनों हाथों से ईंट को पकड़कर बाहर खींच लिया। ईंट के पीछे एक ताकचा सा था, जिसमें एक आहनी कुंडा लगा हुआ था। टार्च बुझा दो और इसे अपने हाथ में ही रखो, मैंने कहा और मशाल बुझाकर दीवार के करीब रख दी। सीता ने भी टार्च बुझा दी। मैंने उस कुंडे को हरकत दी तो मुझे मायूसी नहीं हुई। कुंडे वाली दीवार का एक हिस्सा सिरक कर पीछे हट गया और इतनी खला पैदा हो गई कि एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। ताज़ा हवा हमारे चेहरों से टकराई तो जान में जान आई। हम उस खला से दूसरी तरफ निकल आए। ये उस खंडर का तहखाना था जिसकी छत गिरी हुई थी और उस रास्ते के सामने भी ईंटों का ढेर लगा हुआ था। मैंने सीता को वहीं रुकने का इशारा किया और ईंटों के ढेर पर चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। ये मकान बिल्कुल खंडर बन चुका था। 2-4 शिकस्ता दीवारें ही खड़ी थी। मैं बहुत मोहतात अंदाज में चलता हुआ ऊपर आ गया और खंडर से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 100 गज दाईं तरफ सामने वाली लेन में एक बंगला नुमा मकान में रोशनी हो रही थी। दूसरी रोशनियां उससे चंद गज आगे थी। बाईं तरफ भी तकरीबन इतने ही फासले पर इक्का दुक्का रोशनियां दिखाई दे रही थी। तहम उस खंडर के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे आबाद कहा जा सकता। मैं 3-4 मिनट तक वहां खड़ा सूरत हाल का जायजा लेता रहा और फिर ईंटों के ढेर पर चलता हुआ नीचे आ गया और सीता को सूरत हाल से आगाह करने लगा। ओह, सीता चौंकने वाले अंदाज में बोली। करीब करीब 2 बंगले, ये तकरीबन 2 बंगले हैं जहां मोसाद के माहिरीन या रा के ऑफिसर मुकीम होंगे और हमारे लिए बेहतर मौका है। हमें कुछ न कुछ कर गुजरना चाहिए। क्या मतलब? मैं चौंक गया और सीता मुझे सरगोशियों में अपना मतलब समझाने लगी। उसका ख्याल बुरा नहीं था। हमें एक मौका मिल रहा था और हमें इससे फायदा जरूर उठाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कोई हथियार नहीं है जिसकी जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा। मैं चाकू साथ ले आई थी।
सीता ने कहते हुए अपने लिबास में छुपा हुआ चाकू निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। सबसे पहले हमें इस खुफिया रास्ते का बाहर वाला मैकेनिज्म तलाश करना पड़ेगा। हम इस रास्ते को खुला तो नहीं छोड़ सकते, मैंने कहा, और फिर हम वो मैकेनिज्म तलाश करने लगे। मेरा अंदाजा दुरुस्त था कि वो मैकेनिज्म बाहर की तरफ भी इस जगह होना चाहिए जहां अंदर की तरफ दीवार में वो कुंडा था। मैं वहां से ईंटें हटाता रहा। टार्च रोशन करना खतरनाक था। ईंटों के नीचे कोई जहरीला कीड़ा या सांप बिच्छू वगैरह हो सकता था, लेकिन मैं इस खतरे से बेनियाज अपने काम में मसरूफ रहा और मुझे मायूसी नहीं हुई। उस तरफ भी एक कुंडा ही था जिसे 2-3 मरतबा इस्तेमाल करके इत्मीनान कर लिया। सीता ने अपनी चादर सुरंग के अंदर डाल दी। मैंने भी अपना चोगा उतार कर फेंक दिया और कुंडा खींचकर रास्ता बंद कर दिया। चंद ईंटें कुंडे के आगे इस तरह रख दी कि मैं उनके पीछे हाथ डालकर कुंडे को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उन ईंटों की वजह से दिन की रोशनी में भी वो कुंडा नजर नहीं आ सकता था। हम रात की तारीकी में खंडरों के उस शहर में शिकार की तलाश में निकल खड़े हुए। हमारी मंजिल वो बंगले थे जहाँ रोशनी हो रही थी। चाकू मेरे हाथ में था और टार्च सीता के पास थी। मैंने सीता को सख्ती से मना कर दिया था कि किसी भी मौका पर टार्च जलाने की कोशिश ना करे। चांदनी में हर तरफ फैले हुए खंडर बड़ा पुरस्रार तासुर दे रहे थे और इन खंडरात में कहीं जलती हुई बरकी रोशनियां इस पुरस्रारियत को मजीद गहरा कर रही थी। हम शिकस्ता दीवारों और मलबे के डेरों की आड़ लिए आगे बढ़ते रहे। एक जगह गली पार करके हम दूसरी तरफ आ गए। अब हम उस लाइन में थे जिस लाइन में करीब करीब 2 बंगले थे जहां बत्तियां जल रही थी। पहला बंगला अब हमसे तकरीबन 20 गज के फासले पर रह गया था। हम दोनों एक जगह रुक गए और ईंटों के ढेर की आड़ से बंगले की तरफ देखने लगे। बंगले के सामने कंपाउंड वॉल 5 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। गली में चलते हुए अंदर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन हम ऊंची जगह पर थे, इसलिए हमें वो लान भी साफ नजर आ रहा था। लान ज्यादा बड़ा नहीं था। घास पर 3-4 कुर्सियां रखी हुई थी। दरमियान में एक कॉफी टेबल भी थी, लेकिन किसी जीरू का निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हम मोहतात अंदाज में चलते हुए बंगले के पिछली तरफ आ गए। उस तरफ भी बंगले के सामने मुख्तसर सा लान था, मगर 4 दीवारी नहीं थी। 2 खिड़कियों में रोशनी नजर आ रही थी। दोनों खिड़कियां मुख्तलिफ कमरों की थी। हम दबे कदमों एक खिड़की की तरफ बढ़ते रहे। खिड़की के सामने अंदर की तरफ बहुत बारीक सा पर्दा पड़ा हुआ था। हमने शीशे के साथ आंखें लगाकर अंदर झांका। ये बेडरूम था, मगर यहाँ भी कोई इंसान नजर नहीं आया। मैंने सीता को इशारा किया और हम दबे कदमों चलते हुए दूसरी खिड़की की तरफ आ गए और यहाँ शीशे से आंख लगाते ही मैं उछल पड़ा। यह नशिस्तगाह किस्म का कमरा था जहाँ 3 अफराद नजर आ रहे थे। 2 मर्द थे और एक औरत। मर्द गैर मुल्की थे, चिट्टी चमड़ी वाले, और औरत हिंदुस्तानी थी। उस औरत की उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं थी। उसका रंग भी अगरचे गोरा था, मगर चिट्टी चमड़ी वालों के नुक्ता नजर के मुताबिक उसका ताल्लुक रंगदार नस्ल से था। उसका लिबास बहुत मुख्तसर सा था। गुदाज बदन, लंबा कद और चेहरे के नकूश बड़े तीखे थे। यूं तो उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा कशिश उसके सीने में थी। सीने के उबारों को काबू में रखने के लिए चोली का कपड़ा कम पड़ रहा था। दोनों आदमी चिट्टी चमड़ी वाले थे। बाल्फाजे दीगर उनका ताल्लुक यूरोपी नस्ल से था और मुझे 100% यकीन था कि ये दोनों इसराइली मोसाद के एजेंट थे। यहूदियों और इन हरामियों की अय्याशी का पूरा ख्याल रखा गया था। उन दोनों की उम्रें 40 और 45 के दरमियान रही होंगी। एक दराज कामत था, जबकि दूसरा दरमियाने कद और कदरे बारी भरकम जिस्म का मालिक। उसका सर दरमियान से गंजा था, जो बल्ब की रोशनी में अंडे के छिलके की तरह चमक रहा था। उसने सिर्फ पतलून पहन रखी थी, जिसके बालाई हिस्से पर ना बुनियान थी और ना कोई और कपड़ा, जबकि दराज कद वाले ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। शर्ट के बटन खुले हुए थे। वो दोनों आमने सामने सोफों पर बैठे हुए थे। दरमियान में एक छोटी कॉफी टेबल थी, जिस पर इंग्लिश स्कॉच की बोतलें और गिलास रखे हुए थे। दोनों गिलासों में शराब मौजूद थी। वो लड़की कभी एक की गोद में जाकर गिरती और कभी दूसरे की गोद में। वो दोनों उससे छेड़छाड़ कर रहे थे। उसके जिस्म पर चुटकियां लेते तो लड़की हंस पड़ती। जाहिर है उसे उनका दिल बहलाने के लिए यहाँ भेजा गया था। उसे अपने काम में खास महारत हासिल थी और वो उनकी दिलजोई और उनके जज्बात भड़काने का हर हरबा इस्तेमाल कर रही थी। दराज कद वाले ने अपना गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया और एक झटके से उठकर लड़की का बाजू पकड़ लिया और अपने साथी से कुछ कहा। गंजा कंधे उचका कर रह गया। दराज कद वाला लड़की को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। गंजा सोफे पर बैठा रह गया। उसका जिस्म एकदम ढीला पड़ गया था। कंधे ढलक गए थे और चेहरे पर मायूसी छा गई थी। उसे शायद अपने साथी की यह हरकत बुरी लगी थी कि वो उस लड़की को लेकर चला गया था। मैंने सीता की तरफ देखा। उसने भी कमरे में सब कुछ देखा था, मगर उसका चेहरा तासुरात से आरी था। मेरा ख्याल था कि वो दराज कामत शख्स उस लड़की को लेकर बंगले के किसी दूसरे कमरे में गया होगा, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वो दोनों किसी पहलू वाले दरवाजे से बाहर आ गए। हम खिड़की के सामने खड़े थे।
अगरचे बारीक पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन मध्यम सी रोशनी में भी उन्हें देखा जा सकता था। मैंने सीता को इशारा किया और हम दोनों तेजी से नीचे झुक गए। वो दोनों बातें करते हुए दूसरे बंगले की तरफ चले गए और वो जैसे ही निगाहों से ओझल हुए, मैं उठकर खड़ा हो गया और एक बार फिर अंदर झांकने लगा। और फिर ठीक उसी वक्त एक पस्त कामद हिंदुस्तानी आदमी उस कमरे में दाखिल हुआ। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। उसने सोफे पर बैठते हुए गंजे यहूदी से कुछ कहा तो वो एकदम चीख उठा, जाओ, भाग जाओ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं और सुबह से पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने ये अल्फाज उर्दू और हिंदी में कहे थे। और उस हरामी अमरनाथ से कहना सुबह 7 बजे मुझे रिपोर्ट कर दे और दरवाजा बीट जाना, कुत्ते अंदर आ जाते हैं। उस हिंदुस्तानी ने कुछ कहा, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कमरे से निकल गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हिंदुस्तानी उसका खिदमतगार था और उसके जाने के बाद ये गंजा यहूदी अब इस बंगले में अकेला ही रह गया था। हमने चंद मिनट और इंतजार किया। मैंने एक बार फिर अंदर झांका। वो गंजा यहूदी इस तरह उदास बैठा हुआ था जैसे उसकी माँ मर गई हो। मैंने सीता को इशारा किया और हम दबे पांव दीवार के साथ साथ सिरकने लगे। उस बंगले के पहलू में भी एक दरवाजा था जिससे वो दराज कामत यहूदी और उसकी साथी लड़की निकलकर दूसरे बंगले में गए थे। दूसरा बंगला तकरीबन 20 गज के फासले पर था और दरमियान में ईंटें वगैरह बिखरी हुई थी। दरवाजे में दाखिल होने से पहले सीता ने टार्च वहीं रख दी और मेरी तरफ देखते हुए चोली की सामने वाली डोली खोलकर चोली को जरा नीचे खींच लिया। इस तरह उसके सीने का ऊपर का हिस्सा बरहना हो गया। नजरें दूसरी तरफ रखो, यह मंजर तुम्हारे लिए नहीं। उसने मुस्कुराते हुए सरगोशी की। मैं भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। हम दोनों दबे कदमों अंदर दाखिल हुए। मेरे हाथ में खुला हुआ चाकू था और सीता अपने शबाब के हथियारों से लैस थी। वो मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी। ये वसी और इस कमरा कीमती साजो सामान से आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे। इन हरामी यहूदियों के लिए इन खंडरों में भी जरूरत और अयाशी की हर चीज मुहैया की गई थी। सीता ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई जहां वो गंजा यहूदी बैठा हुआ था। मैं एक सोफे की आड़ में दुबक गया था। हेलो सर, सीता की खनकती हुई आवाज सुनाई दी। उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने सोफे की आड़ से झांक कर देखा। कमरे के अंदर सोफे पर बैठा हुआ वो गंजा यहूदी उछल पड़ा। सीता को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। अरे कौन है तू? उसने पूछा। मुझे अमरनाथ ने भेजा है। सीता ने बड़े इत्मीनान से ये नाम ले दिया जो कुछ देर पहले उस यहूदी के मुंह से सुना था, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए। आओ, आगे आओ, वो बोला। मैं वाकई उदास था। वो हरामी बेचारा उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। हालांकि उसे मैं आज की रात अपने पास रखना चाहता था, मगर मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया। तुम उससे कहीं ज्यादा हसीन हो। आज की रात खूब गुजरेगी। वो सीता के सामने रुक गया। पहले सर तक पाँव से खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा, फिर उसे कंधों के करीब दोनों बाहों से पकड़ लिया। आओ, वहाँ बैठो और मुझे अपने हाथ से शराब पिलाओ। आज मुझे लीजा बहुत याद आ रही है। उसकी आवाज में हल्की सी लुकनत थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि अब तक पी जाने वाली शराब उसके दिमाग पर किसी हद तक असरअंदाज हो चुकी थी। लीजा कौन? सीता ने इस अंदाज में कहा जैसे वो लीजा का नाम सुनकर जल गई हो। ओह, वो मेरी दोस्त है, इसराइल में है, यहाँ नहीं है। तुम फिक्र मत करो, वो हमारी तन्हाई में मुखल नहीं होगी। गंजे ने कहा। आओ मेरे पास बैठो। क्या नाम है तुम्हारा डार्लिंग? मेरा नाम डार्लिंग है, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके सोफे पर बैठ गई। गंजे यहूदी ने अपना एक हाथ उसकी कमर में हमाल कर दिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। सीता उसकी तरफ झुकती चली गई। गंजे यहूदी ने सीता के लबों पर किस करने के लिए अपना चेहरा झुकाया तो सीता एक झटके से सीधी हो गई। सब्र से काम लो डियर, वो उंगली से उसके होंठों को छूते हुए बोली। अभी तो सारी रात पड़ी है। सीता ने एक गिलास में शराब उंडेली और गिलास उठाकर उसके होंठों से लगा दिया। गंजे यहूदी ने एक चुस्की ली और गिलास अपने हाथ में लेकर खड़ा हो गया। बेडरूम में चलो, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। सीता ने उठते हुए मेज से शराब की बोतल भी उठा ली। उस गंजे ने एक हाथ में शराब का गिलास संभाल रखा था और दूसरा सीता की कमर में हमाल कर रखा था। वो जैसे ही बेडरूम में दाखिल हुए, मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे के करीब आ गया। सीता ने शराब की बोतल बेड के साथ मिली हुई साइड टेबल पर रख दी। वो अभी सीधी भी नहीं हुई थी कि गंजे यहूदी ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और शराब का गिलास साइड टेबल पर रखकर सीता पर छलांग लगा दी। उसकी यह हरकत सीता के लिए गैर मुतवक्के थी। सीता उसके बोझ के नीचे दब गई। वो एक लम्हा को बदहवास हुई और फिर हंसते हुए अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। उस गंजे यहूदी पर शायद जुनून तारी हो गया था। वो सीता को बुरी तरह झंझोड़ रहा था। खींचातानी से सीता की चोली की डोरी एक कंधे पर से टूट गई और वो चोली नीचे लटक गई। सीता अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी
میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر سائڈ ٹیبل سے شراب کی بوتل کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور اس گنجے یہودی کے سر پر وار کیا، لیکن بوتل سر کی بجائے اس کے کندھے پر لگی۔ وہ کرا اٹھا۔ اس نے سیتا کو چھوڑ دیا اور اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ دنیا کی خطرناک ترین انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ایجنٹ تھا۔ اس قسم کی صورتحال سے پہلے بھی دو چار رہا ہوگا اور اس سے نمٹنا بھی جانتا ہوگا۔ اس وقت بھی اس نے فوراً ہی صورتحال کو تاڑ لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحہ کو الجھن سی ابھری اور پھر دوسرے لمحہ اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ سیتا نے بڑی پھرتی سے اس کا ایک پیر پکڑ لیا۔ وہ منہ کے بل اس طرح گرا کہ اس کا اوپر کا آدھا دھڑ بیڈ سے نیچے لٹک گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر ٹانگ کو زوردار جھٹکا دے کر پیر کو سیتا کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس دوران میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل سے اس پر ایک اور حملہ کیا۔ یہ وار بھی اوچھا پڑا اور بوتل بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ شراب کے چھینٹے میرے اوپر بھی پڑے تھے، اس گنجے یہودی پر اور سیتا پر بھی۔ میں نے پہلے بوتل اٹھانے کے لیے چاقو بائیں ہاتھ میں پکڑ دیا تھا اور یہی مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ مجھے شروع ہی میں اس پر چاقو سے حملہ کرنا چاہیے تھا۔ گنجا یہودی الٹی کلابازی کھاتا ہوا پلنگ سے گرا۔ اس کا ایک پیر میرے سینے پر لگا اور میں لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی صوفہ نما سیٹی پر گرا۔ میرے سنبھلنے سے پہلے ہی یہودی نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میں پھرتی سے ایک طرف ہٹا اور یہودی جیسے ہی سیٹی پر گرا، میں نے سنبھل کر چاقو سے اس پر حملہ کر دیا۔ چاقو اس کے پہلو میں لگا لیکن وار زیادہ کاری نہیں تھا۔ یہودی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پلٹ کر میری کھوپڑی پر زوردار گونسا رسید کر دیا۔ میرا دماغ جنجنا اٹھا۔ آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی سی چنگاریاں رقص کرنے لگی۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ دوسرا گونسا میرے سینے پر لگا اور میں کراہتا ہوا سیٹی سے نیچے گر گیا۔ اس کمبخت میں بے پناہ طاقت بھری ہوئی تھی۔ اس کے گونسے لوہار کے ہتھوڑے کی طرح وزنی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسرا حملہ کرتا، سیتا نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے ساتھ لیتی ہوئی قالین پر گری۔ سیتا نے پہلے سے اسے باہوں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہودی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا مگر سیتا کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، بھوتوں اور بدروحوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ انسانوں سے مقابلہ کرنا دوسری بات تھی۔ وہ بھی راہ کی تربیت یافتہ تھی، وہ بزدل نہیں تھی۔ اس کی جرأت اور بہادری میں پہلے بھی مختلف موقعوں پر دیکھ چکا تھا اور اب بھی وہ اسی دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ گنجے نے کونیاں چلاتے ہوئے سیتا پر وار کیا۔ ایک کونی کی ضرب سیتا کی پسلیوں پر لگی۔ وہ کرا اٹھی لیکن اس نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی، لیکن اس کے بعد لگنے والی ضربوں نے اس کی گرفت کمزور کر دی۔ گنجا یہودی مچل کر اس کی گرفت سے نکلا اور اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ ٹیبل کی دراز کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سیتا ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے اوپر جا گری اور اسے ساتھ لیتی ہوئی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ گنجا یہودی بیڈ سائڈ ٹیبل سے پستول یا ریوالور نکالنا چاہتا تھا۔ سیتا نے اسے وہاں سے تو ہٹا دیا تھا لیکن خود اس کے نیچے دب گئی تھی۔ گنجا اس کے گلے پر گرفت جمانے کی کوشش کر رہا تھا اور سیتا پوری طرح مزاحمت کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں اب تک دھماکے ہو رہے تھے لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ چاقو بھی میرے ہاتھ سے نکل کر قالین پر گر گیا تھا۔ میں نے چاقو اٹھانے کی بجائے اس گنجے پر چھلانگ لگا دی اور بازو اس کی گردن میں ڈال کر اسے پیچھے کھینچنے لگا۔ سیتا مچل کر اس کے نیچے سے نکل گئی۔ گنجا یہودی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کسی قدر اوپر اٹھایا اور مجھے ایک طرف پٹخ دیا۔ میں کلابازی کھاتا ہوا بیڈ کے دوسری طرف گرا، لیکن اس سے پہلے کہ گنجا خود سنبھل سکتا، سیتا نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے بیڈ ٹیبل سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ میں اٹھ کر ان کی طرف لپکا ہی تھا کہ ایک آواز سن کر چونک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ میں نے آواز کی طرف دیکھا۔ دروازے میں اس یہودی کا وہی ہندوستانی خادم کھڑا تھا جسے کچھ دیر پہلے اس یہودی نے رخصت کیا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا اور پھر دوسرے لمحہ وہ مڑ کر باہر کی طرف بھاگا۔ یہ ہمارے لیے خطرے کا علام تھا۔ وہ ہندوستانی اگر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ہماری زندگیوں کی ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی تھی۔ میں نے پوری قوت سے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور دروازے کے قریب گرا۔ وہ ہندوستانی اس دوران دوسرے کمرے کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ میں ایک بار پھر اچھلا اور اسے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی جا لیا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر لپیٹ دیا۔ وہ چھوٹے قد اور دبلے پتلے جسم کا مالک تھا، اس لیے اس پر قابو پانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ بھاگتے ہوئے وہ بری طرح چیختا رہا تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ اس کی آواز قریب والے بنگلے یا کسی اور جگہ پر نہ سن لی گئی ہو۔ سناٹے میں تو آواز ویسے بھی دور تک پھیلتی ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اس سے نمٹ کر اس گنجے یہودی کا بھی قصہ تمام کر دیا جائے،
क्योंकि अगर कोई इस तरफ आ गया तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसकी गर्दन को जोर जोर से झटके देने लगा। कड़क कड़क की 2-3 आवाजें उभरी। वो मेरी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रहा था। मैंने एक और जोरदार झटका दिया और उसी वक्त बेडरूम से फायर की आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने उस हिंदुस्तानी को छोड़ दिया। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से खुरखुराहट की अजीब सी आवाजें निकल रही थी। मैंने बेडरूम की तरफ छलांग लगा दी और दरवाजे के करीब ही ठिठक कर रुक गया। गंजा यहूदी कालीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सर से खून उबल रहा था और सीता 2-3 कदम दूर खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। उसके हाथ में पिस्तौल था। इस कमबख्त ने दराज से पिस्तौल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा हाथ इससे पहले पिस्तौल पर पहुंच गया। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।